हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। आज है कक्षा 6 का अध्याय नंबर 6 जिसका नाम है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। तो राजस्थान के भौतिक स्वरूप से संबंधित इस लेसन से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे वो सभी आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। वन लाइनर क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सभी प्रकार के क्वेश्चन इस वीडियो के आपको देखने को मिलेंगे। तो आप बने रहे हमारे साथ। ये हमारा लेसन है, इसके जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं वो सभी आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। राज्य के मध्यवर्ती भाग में स्थित पर्वतमाला जो अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया। व्याख्याता, वन रक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष और एसीएफ में ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो अरावली पर्वतमाला है वो प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है, ये आपको याद रखना है। अगला है आपका राज्य का पश्चिमी भाग मरुस्थलीय है। जो हमारा राज्य है राजस्थान, इसका जो पश्चिमी भाग है ये आपका मरुस्थलीय, ये आपको इसमें याद रखना है। और अगला है दक्षिणी पूर्वी भाग पठारी है। जो दक्षिणी पूर्वी भाग है हमारा, ये वाला जो भाग है राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग, इसको बोलते हैं पठारी। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। पश्चिम भाग है हमारा मरुस्थलीय और दक्षिणी पूर्वी जो भाग है ये पठारी है। राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। पूछा जाए कि राजस्थान को कितनी भौतिक प्रदेशों में बांटा गया, भौतिक भागों में बांटा गया, तो बांटा गया है 4 में। ये आपको याद रखना है। 4 भौतिक भागों में राजस्थान को बांटा गया है। ईओ 2013 महिला पर्यवेक्षक में भी क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिमी भाग में विशाल थार का मरुस्थल स्थित है। तो ये आपको पता ही है, ये क्वेश्चन पूछा गया है बीएसटी 2024 में। ठीक है, तो भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर और मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिमी भाग में, हमने बताया था राजस्थान की जो पश्चिम भाग है इधर आपका ये मरुस्थल यहाँ पर प्रेजेंट है, ये आपको याद रखना। अगला है थार का मरुस्थल राज्य के 12 जिलों में लगभग 61% भाग पर फैला हुआ है। तो ये थार मरुस्थल है राजस्थान का जो पश्चिमी भाग में, ये आपका 61% भाग पर फैला हुआ है, ये आपको याद रखना है। कितने भाग पर? 61% भाग पर ये फैला हुआ है। और ये राजस्थान के 12 जिलों को ये क्या करता है, टच करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला है आपका थार के मरुस्थल में राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। तो 61% पे तो ये मरुस्थल फैला हुआ है। ठीक है ना, जो मरुस्थलीय एरिया है। और यहाँ 40%, बाकी जो 40% है वो यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है, ये आपको याद रखना है। थार के मरुस्थल में राजस्थान की जो लगभग 40% जनसंख्या है वो यहाँ निवास करती है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, थार के मरुस्थल में रेतीली मिट्टी व रेत के टीले पाए जाते हैं जो हवा के साथ अपना स्थान बदल लेते हैं। इन्हें कहते हैं बालू का स्तूप। क्या कहते हैं? बालू का स्तूप। और स्थानीय भाषा में इसे कहते हैं गोरे, ये भी आपको याद रखना है। जब थार के मरुस्थल में रेतीली मिट्टी व रेत के टीले पाए जाते हैं, इन जो हवाओं के साथ अपना स्थान बदल लेते हैं, इन्हें हम बालू का स्तूप कहते हैं। और यहाँ के स्थानीय भाषा में जो लोग हैं वो यहाँ इसको गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं? दोरे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिणी पश्चिमी से उत्तर पूर्व दिशा में अरावली पर्वतमाला विस्तृत है। तो ये आपको पता ही है कि राजस्थान के उत्तर पूर्व दिशा में, जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में जो अरावली पर्वतमाला है ये राजस्थान है। तो ये यहाँ से इस तरह से हमारी अरावली पर्वतमाला है जो आपकी यहाँ से दक्षिणी पश्चिम भाग से लेके और उत्तर पूर्वी भाग तक यहाँ पर अरावली पर्वतमाला इस तरह से बीच में राजस्थान को 2 भागों में ये बांटती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। राज्य के लगभग 9% भाग पर अरावली पर्वतमाला स्थित है। जो राजस्थान के जो 2 भागों में बांट रही है अरावली पर्वतमाला, ये 9% भाग पर इसका फैलाव है, ये आपको याद रखना है। अरावली विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है जो दक्षिण में गुजरात के खेड़ ब्रह्मा कहाँ से निकलती है? गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से, और उत्तर में दिल्ली के रायसीना तक ये फैली हुई है, जिसकी लंबाई है 692 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। जो अरावली पर्वतमाला है इसकी जो इधर से ये निकलती है, गुजरात जो स्टेट है यहाँ की जगह है खेड़ ब्रह्मा, तो यहाँ से ये निकलती है और इधर ये जाती है दिल्ली तक। ठीक है, दिल्ली के रायसीना तक।
और इसकी जो टोटल लंबाई हो गई वो हो गई 692 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, ये आपको याद रखना है। अगला है अरावली पर्वतमाला राजस्थान के 2 भागों में विभाजित करती है। तो जो अरावली पर्वतमाला है ये राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, ठीक है ना, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है अरावली पर्वतमाला राजस्थान का सबसे उच्च भूभाग है, ठीक है ना। अरावली जो पर्वतमाला है ये राजस्थान का सबसे ऊंचा भूभाग है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। अगला है अरावली पर्वतमाला मानसून को रोककर पूर्वी एवं दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करती है। अरावली पर्वतमाला का कार्य क्या है, मानसून को रोकती है और पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में ये वर्षा का काम करती है, ये आपको याद रखना है। अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवन रेखा। तो राजस्थान की जीवन रेखा हम अरावली को कहते हैं, यहाँ भी आपको याद रखना है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है गुरु शिखर, ये भी आपको इसमें याद रखना है। सबसे ऊंची जो चोटी है राजस्थान में अरावली की वो कौन सी है, गुरु शिखर है। तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, गुरु शिखर, ये भी आपको इसमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। गुरु शिखर जो सिरोही जिले के माउंट आबू में ये स्थित है, जिसकी जो कुल ऊंचाई है वो है आपकी 1722 मीटर। कितनी है, 1722 मीटर, ये आपको याद रखना है। गुरु शिखर कहाँ पर है, सिरोही जिले में है और सिरोही जिले के माउंट आबू क्षेत्र में ये आपका स्थित है। कौन, गुरु शिखर पर्वत, ये 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है आपका पूर्वी मैदान राज्य के लगभग 23% भाग पर फैला हुआ है। जो पूर्वी मैदान है राजस्थान का वो 23% भाग पर फैला हुआ है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक क्षेत्र नाली अपरदन के कारण अत्यधिक ऊबड़ खाबड़ हो गया है, जिसे चंबल के बिहिड़ या डांग या उत्खात भूमि के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। चंबल के जो आसपास का जो क्षेत्र है कोटा से धौलपुर तक का जो क्षेत्र नाली अपरदन के कारण अत्यधिक ऊबड़ खाबड़ हो गया, जिसे चंबल के भीड़ या डांग या उत्खात भूमि के नाम से हम इसको जानते हैं, ये आपको याद रखना है। राजस्थान के सबसे उपजाऊ और सर्वाधिक जनघनत्व वाले जो पूर्वी मैदानी क्षेत्र में राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है, ठीक है, ये भी आप इसमें याद रखना। अगला क्वेश्चन है 56 गाँव के समूह एवं 56 नदी नालों से निर्मित मैदान के कारण इसे 56 का मैदान भी कहते हैं। तो 56 मैदान का कारण ये रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग को प्राचीन काल में हाड़ा या वंशी जो हाड़ावंशी शासकों का क्षेत्र होने के कारण इसे हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। तो हाड़ौती का पठार इसलिए कहा जाता है कि राजस्थान के जो दक्षिणी पूर्वी भाग में, कौन से भाग में, दक्षिणी पूर्वी भाग में प्राचीन काल में हाड़ावंशी शासक थे, यहाँ पे इनका निवास था, इसी वजह से ये यहाँ का नाम पड़ गया हाड़ौती का पठार, ठीक है, ये आप इसको याद रखना। तो पठारी क्षेत्र है राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है ये पठारी क्षेत्र है और यहाँ पर हाड़ावंशी के लोग रहते थे, इसलिए इसका नाम हाड़ौती का पठार पड़ गया। अगला क्वेश्चन आपका इसी दक्षिणी पूर्वी जो पठारी क्षेत्र की अधिकांश मिट्टी लावा निर्मित मध्यकाली जो कि उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है ना। कैसी मिट्टी है, लावा निर्मित है और मध्यम काली है लेकिन मध्यम प्रकार की काली है, लावा निर्मित मिट्टी है, कौन से, पठारी भाग की। जो ये दक्षिणी पूर्वी भाग है पठारी भाग, यहाँ की मिट्टी इस तरह की आपको याद रखना है। राजस्थान के अन्य पठारों के में प्रमुख है जैसे सिरोही में है उड़िया का पठार, ये आपको याद रखना है, और उदयपुर एवं राजसमंद में स्थित बोराट का पठार है, ये आपको इसमें याद रखना है। चित्तौड़गढ़ में स्थित है मैसा का पठार, ये आपको याद रखना है। चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में जो है वो है पूर्वी भाग में स्थित है ऊपरमाल का पठार, जो कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ के कुछ क्षेत्र में फैला है और भीलवाड़ा के, तो इसको बोलते हैं ऊपरमाल का पठार जो कि पूर्वी भाग में है। और उदयपुर प्रतापगढ़ में स्थित है एक पठार लसाणिया का पठार, ये भी आपको याद रखना है। जो उदयपुर और प्रतापगढ़ में स्थित है लसाड़िया का पठार, ये भी आप इसमें याद रखें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिमी स्थिति, समुद्र से दूरी, अरावली पर्वतमाला की स्थिति और प्रदेश के विस्तार के कारण राजस्थान देश का एकमात्र प्रदेश है जहाँ 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं।
तो कितनी प्रकार की जलवायु स्थितियाँ पाई जाती है? 5 प्रकार की जलवायु, ठीक है, ये आपको याद रखना है। माउंट आबू राजस्थान का सबसे ठंडा प्रदेश है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में जो माउंट आबू जो जगह है, ये राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। माउंट आबू राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म या धूल भरी हवाओं को लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लू। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में जो चलने वाली हवाएं होती हैं, जो अत्यंत गर्म होती हैं, धूल भरी हवाएं होती हैं, उनको कहते हैं लू, ठीक है, ये आपको याद रखना है। काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन। अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक और पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। अरावली के पूर्व में, जो अरावली का पूर्व क्षेत्र है, उसमें तो 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, लेकिन अरावली के पश्चिमी भाग में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो है झालावाड़ जिले में, जो कि लगभग 100 सेंटीमीटर में होती है, ये आपको याद रखना है। तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? झालावाड़ जिले में, जिसे राजस्थान का सबसे आदर जिला भी माना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो राजस्थान का सबसे आदर जिला किसे कहते हैं? वो भी झालावाड़ा ही है। कौन सा जिला है? झालावाड़ा है। और सर्वाधिक वर्षा भी यहीं होती है, झालावाड़ा में, ठीक है ना, यानी जिले की बात करें तो। सबसे अत्यधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान माउंट आबू है। यदि जब स्थान की बात करें तो सबसे अत्यधिक स्थान प्राप्त करने वाली जगह माउंट आबू है, जो कि यहाँ औसतन 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, ये भी इसमें आप याद रखें। लेकिन जब जिले की बात करें तो जिले में झालावाड़ा है, यहाँ याद रखना है आपको। सबसे कम वर्षा जैसलमेर जिले में होती है, जो लगभग 10 सेंटीमीटर तक की होती है बस। तो ये तो सबको ही पता है। सबसे, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र, तो यहाँ जैसलमेर में यहाँ पर वर्षा सबसे कम होती है, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग से उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर वर्षा लगातार कम होती जाती है, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है कि दक्षिणी पूर्वी भाग से और उत्तरी पश्चिमी तक हम चलते हैं इधर, तो वर्षा धीरे धीरे कम होती जाती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। दक्षिणी पूर्व भाग कौन सा? ये दक्षिणी पूर्व भाग है। जब यहाँ से हम इधर जाएंगे तो इधर वर्षा धीरे धीरे कम होती जाती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को कहते हैं मावट। क्या कहते हैं? मावट। पश्चिमी विक्षोभ भी इसको कह सकते हैं। तो याद रखना है, भारत में शीत ऋतु में जो होने वाली जो वर्षा होती है उसे मावट कहते हैं और पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं। चक्रवात भूमध्य सागर से आकर राजस्थान सहित उत्तरी पश्चिमी भारत में वर्षा करते हैं। इस वर्षा से गेहूं की फसल को लाभ होता है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा क्वेश्चन है, शीत ऋतु में होने वाली जो वर्षा है उसको मावट या फिर पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, और चक्रवात भूमध्य सागर से आकर राजस्थान सहित उत्तरी पश्चिमी भारत में वर्षा करते हैं। चक्रवात किधर वर्षा करते हैं? उत्तर पश्चिमी भाग में, ये आपको ध्यान रखना है। और इस वर्षा से गेहूं की फसल में लाभ मिलता है। अब है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसका पहला क्वेश्चन है आपका, भू संरचना के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है, ये पूछा गया है। तो राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है भू संरचना के आधार पर, ठीक है ना, जिसमें पहला है थार का मरुस्थल, अरावली पर्वत और पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठार। तो कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में, ये आपको याद रखना है। थार का मरुस्थल, अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठार। निम्न में से कौन सा राजस्थान का भौतिक प्रदेश नहीं है? तो कौन सा भौतिक प्रदेश नहीं है? हाड़ौती का पठार, पूर्वी मैदान, अरावली पर्वत, ये तीनों तो भौतिक प्रदेश हैं, लेकिन ये विंध्याचल पर्वत भौतिक प्रदेश में नहीं आती। दक्षिणी पूर्वी पठार को हाड़ौती का पठार भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। दक्षिणी हमने पढ़ा था अभी, दक्षिणी पूर्वी जो पठार है इसको हम हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिमी भाग में कौन सा मरुस्थल स्थित है? ये पूछा जाए तो ये पश्चिम भाग में कौन सा मरुस्थल है यहाँ पे? तो हम सभी पता है वो है थार मरुस्थल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, थार का मरुस्थल अरावली पर्वतमाला के किस भाग में है? तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, ये तो पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। तो जो हमारा थार मरुस्थल है वो कौन से भाग में? वो आपका पश्चिमी भाग में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। राजस्थान मरुस्थल राजस्थान के कितने जिलों से फैला है? तो राजस्थान का जो मरुस्थल है ये फैला हुआ है आपका 12 जिलों में। कितने जिले में? 12 जिलों में ये फैला हुआ है।
राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर थार का मरुस्थल फैला हुआ है? तो थार मरुस्थल हमारा जो पश्चिमी भाग में, जो इसका टोटल जो एरिया है वो है आपका 61%, 61%, ये याद रखना है आपको। और थार मरुस्थल में राज्य की कितनी परसेंट जनसंख्या निवास करती है? तो 60% में तो फैला हुआ है, और यहाँ आपकी 40% यानी 40% यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। विश्व का सबसे घनी मरुस्थल है, तो वो भी आपका यही है, जो सबसे घना है वो ये है आपका, कौन सा मरुस्थल है? थार का मरुस्थल, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नोट ये है कि थार मरुस्थल विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में अधिक जनघनत्व वाला है। जैव विविधता के कारण विश्व का सबसे घनी मरुस्थल इसको कहते हैं, ठीक है ना। अगला है आपका भारतीय महामरुस्थल ग्रेट इंडियन डेजर्ट निम्न में से किन जिलों में फैला हुआ? तो ये है आपका बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर। तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर सभी क्वेश्चन आपके सही हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में स्थित रेतीले मरुस्थलीय भाग को महान भारतीय मरुस्थल भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन कौन से क्षेत्र आते हैं इसमें? बाड़मेर आता है, जैसलमेर आता है और बीकानेर आता है, ये आप इसमें याद रखें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। रेत के टीलों यानी बालू का स्तूप को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है दौरे के नाम से, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। रेत के जो टीले होते हैं, बालू का स्तूप है, उनको स्थानीय भाषा में दौरे कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 11। निम्न में से धरातलीय विशेषताओं के आधार पर थार मरुस्थलों को विभक्त किया जाता है। तो ये किया जाता है गग्गर मैदानी भाग में, अर्धमरुस्थलीय भाग में और नागौरी उच्च भूमि में। तो सभी प्रकार से धरातलीय विशेषताओं के आधार पर थार मरुस्थल को हमने विभक्त किया है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला किस दिशा में अवस्थित है? तो राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है इसकी दिशा पूछी गई है, तो हमें पता है कि दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व तक ये फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर अरावली पर्वतमाला विस्तृत है? तो ये है आपका, इसका फैलाव है 9% भाग पर। तो राजस्थान के 9% भाग पर अरावली का विस्तृत है। विश्व की सबसे जो प्राचीन वरित पर्वतमालाओं में से आपकी यहाँ पर अरावली पर्वतमाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अरावली पर्वतीय क्षेत्र में राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या रहती है? तो अरावली क्षेत्र में राजस्थान की लगभग यहाँ पर 10% जनसंख्या रहती है, ये आपको याद रखना है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई यदि पूछी जाए तो अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है 692 किलोमीटर, 692 किलोमीटर अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई यहाँ पर है, ठीक है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अरावली पर्वतमालाओं की राजस्थान में लंबाई पूछी गई है, तो लंबाई ये 550 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। दक्षिण में गुजरात के खेड़ा ब्रह्मास से और उत्तर में दिल्ली के रायसीना तक कौन सी पर्वतमाला है? तो ये अरावली पर्वतमाला है, ये आपको याद रखना है। अरावली पर्वतमाला का जो फैलाव है वो गुजरात के खेड़ा ब्रह्मा से प्रारंभ होता है और दिल्ली के रायसीना तक ये फैली हुई है, जो 692 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, ठीक है ना, जिसमें कि 550 किलोमीटर है वो राजस्थान में इसका फैलाव है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जो भूभाग है वो जो कौन सा है? तो वो पूछा गया, तो वो अरावली पर्वतमाला ही है। सबसे ऊंचाई पर राजस्थान में यही है, अरावली पर्वतमाला, ये आपको याद रखना है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को कितने भूभाग में बांटती है, कितने भागों में बांटती है? तो राजस्थान को ये 2 भागों में बांट देती है, एक तो पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान, तो 2 भागों में बांट देती है। अगला है आपका अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों को पहचानो और उसमें कौन सा कथन सही है, ये आपको पता लगाना है। अरावली पर्वतमाला मरुस्थल की पूर्व की ओर प्रसार को रोकती है, तो ये सही है, ठीक है। अरावली पर्वतमाला अरब सागरीय मानसून की दिशा के समांतर है, ये भी सही है। जो अरावली पर्वतमाला है, जो अरब सागरीय जो मानसून होता है उसके दिशा के समानांतर है। अरावली पर्वतमाला को राजस्थान की जीवन रेखा भी कहते हैं, ये भी बात सही है। तो तीनों यहाँ पर ऑप्शन सही है, ठीक है। राजस्थान में ऊंचा अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? तो वो है आपकी गुरु शिखर। तो राजस्थान में अरावली जो पर्वतमाला है उसमें काफ़ी चोटियाँ हैं, उनमें सबसे जो ऊंची चोटी है वो है आपकी गुरु शिखर, ये आपको याद रखना है। ये शेर, अचलगढ़ और दिलवाड़ा ये सभी अरावली पर्वतमाला की चोटियाँ हैं, लेकिन इनमें सबसे ऊंची है वो है आपकी गुरु शिखर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23। गुरु शिखर चोटी की जो ऊंचाई है पूछी गई है
तो वो कितनी, वो है 17-22 मीटर। कितनी है, 17-22 मीटर। राजस्थान का वह भौतिक भूभाग जो चंबल, बनास, बाणगंगा एवं उनकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित होता है, तो वो कौन सा भाग है, वो है पूरी मैदान। जो पूरी मैदान है वो आपका चंबल, बनास, बाणगंगा और उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित होता है। अगला क्वेश्चन है, पूरी मैदान राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत है। जो पूर्व का मैदान है वो आपका यहाँ पर 23% भाग पर फैला हुआ है, ये आपको याद रखना है। राजस्थान में किस नदी द्वारा भीड़ों का निर्माण होता है, तो भीड़ों का निर्माण कौन सी नदियों के द्वारा होता है, तो वो होता है आपका चंबल नदी के द्वारा। चंबल नदी के द्वारा भीड़ों का निर्माण होता है राज्य में, ये आपको ध्यान रखना है। चंबल बेसिन की मुख्य भूआकृति कैसी है, तो ये पूछा गया है, तो वो है उत्खात स्थलाकृति। कैसी है, उत्खात स्थलाकृति है चंबल बेसिन की। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे उपजाऊ एवं सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक भूभाग कौन सा है, तो वो है आपका यहाँ पर पूरी मैदान। जो पूरी मैदान है वो राजस्थान का सबसे ज़्यादा उपजाऊ और सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक विभाग है। ठीक है, यहाँ पर लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के दक्षिणी भाग बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में विस्तृत मैदान किस नदी द्वारा निर्मित होता है, तो ये है आपका यहाँ पर माही और उसकी सहायक नदियों के द्वारा। माही और उसकी सहायक नदियों के द्वारा राजस्थान के दक्षिणी भाग बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में विस्तृत मैदान है वो आपका माही और उसकी सहायक नदियों के द्वारा ही यहाँ पर निर्मित हुआ है, ये आपको याद रखना है। अगला है आपका मध्य माही बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो मध्य माही बेसिन को हम अन्य नाम से जानते हैं, उसका नाम है यहाँ पर छप्पन का मैदान। तो जो छप्पन का मैदान है इसको मध्य माही बेसिन को छप्पन के मैदान के नाम से भी हम जानते हैं। अगला है आपका दक्षिणी पूर्वी पठार को अन्य किस नाम से जाना जाता है। जो दक्षिणी पूर्वी पठार है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये पूछा गया है, तो इसको हाड़ौती के पठार के नाम से भी हम जानते हैं। दक्षिणी पूर्वी पठार राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला है, तो ये फैलाव है इसका जो 7% भाग पर है। दक्षिणी जो पूर्वी पठार है, दक्षिणी पूर्वी पठार ये लगभग 7% भाग पर फैला हुआ है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी पूर्वी पठार के संबंध में असित कथन कौन सा है, तो असित कथन यहाँ पर हमें छांटना है। तो वो है आपका यहाँ जनसंख्या लगभग 11% निवास करती है। दक्षिणी पूर्वी पठार में जनसंख्या 11% तक निवास करती है। इस पठारी क्षेत्र की अधिकांश मिट्टी लावा निर्मित है जो मध्यम काली है, उपजाऊ है, ये भी सही है। ये चंबल, बनास, बाणगंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित होता है, ठीक है ना। और दक्षिणी पूर्वी पठार को हाड़ौती का पठार भी कहते हैं, तो ये सही है। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, सी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से सिरोही जिले में स्थित पठार है, तो सिरोही जिले में जो सिरोही जिला है वहाँ पर स्थित पठार कौन सा है, तो वो स्थित पठार है, उस पठार का नाम है यहाँ पर उड़िया का पठार, और यहाँ पर दूसरा है आबू का पठार। उड़िया का पठार और आबू का पठार ये दोनों आपके सिरोही जिलों में यहाँ पर स्थित है। भौराट का पठार, भौराट का जो पठार है वो आपका उदयपुर और राजसमंद में यहाँ पर स्थित है। भौराट का पठार ये आपको याद रखना है। मैसा का जो पठार है, मैसा का पठार आपका चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, ये आपको याद रखना है, मैसा का पठार। बैसोरगढ़ जो चित्तौड़गढ़ एवं बिजोलिया भीलवाड़ा के पूर्वी भाग में स्थित पठार है, तो उस पठार का नाम है यहाँ पर ऊपरमाल का पठार। कौन सा पठार, ऊपरमाल का। बैसोरगढ़ चित्तौड़गढ़ में पड़ता है ये, और बिजोलिया जो भीलवाड़ा क्षेत्र में है, इनके जो पूर्वी भाग में एक पठार है, उस पठार का नाम है ऊपरमाल का पठार। लसानिया जो पठार है, लसानिया ये आपका प्रतापगढ़ और सलूमबर में है, ठीक है ना। प्रतापगढ़ और सलूमबर में ये पड़ता है आपका कौन सा, लसानिया का पठार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ पर मिलान करना है इनको, ठीक है ना। जो उड़िया का पठार है, तो उड़िया का पठार कहाँ पर है, तो हमें पता है कि उड़िया का पठार कहाँ पे है भैया, तो उड़िया का पठार है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। उड़िया का पठार ये है आपका सिरोही में, ये आपको पता है। और जो मैसा का पठार है वो आपका कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में है। लसानिया का जो पठार है वो कहाँ पर है, वो उदयपुर में है। और कागनवाड़ी का जो पठार है वो कहाँ पर है, अलवर में, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, देश का एकमात्र राज्य जहाँ 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियाँ पाई जाती है, तो 5 प्रकार की जो जलवायु स्थितियाँ पाई जाती हैं वो है आपका राजस्थान, ठीक है ना।
तो राजस्थान में 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। निम्न में से राजस्थान में 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियाँ पाई जाने का कारण क्या है? प्रदेश की अक्षांश स्थिति है, समुद्र से दूरी है, अरावली पर्वतमाला की स्थिति है, ये सभी प्रकार के हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। राज्य के पश्चिमी भाग में लगभग 61% भाग में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो ये पाई जाती है शुष्क मरुस्थलीय जलवायु और अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु, दोनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है। शुष्क और अर्धशुष्क दोनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है 61% भाग पर। राजस्थान के जो पश्चिमी भाग में जो 61% भाग है मरुस्थल का, यहाँ आपकी शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अरावली के पूर्वी भाग जयपुर और उत्तरी पूर्वी जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो ये पाई जाती है उपाद्र जलवायु। कैसी जलवायु? उपाद्र जलवायु। जो अरावली का जो पूर्वी भाग है, अरावली इस तरह से बीच में राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। इसका जो पूर्वी भाग में जयपुर और उत्तरी पूर्वी भाग जिलों में, जो उत्तरी पूर्व भाग के ज़िले हैं, इनमें जो जलवायु पाई जाती है उस जलवायु को उपाद्र जलवायु कहते हैं। ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक जिस तरह की जलवायु पाई जाती है वो जलवायु कौन सी है? तो वो जलवायु आपकी आर्द्र जलवायु। कैसी जलवायु? आर्द्र जलवायु। जो सवाई माधोपुर से लेकर आपकी उदयपुर तक जो फैलाव है जलवायु का, उस प्रकार में यहाँ पर आर्द्र जलवायु पाई जाएगी। दक्षिण में जो बांसवाड़ा और दक्षिण पूर्व भाग के झालावाड़ जिले में किस तरह की जलवायु है? तो यहाँ पर जो जलवायु है वो है अति आर्द्र जलवायु, क्योंकि इधर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। अगला है आपका अति आर्द्र जलवायु प्रदेशों में लगभग औसत वर्षा कितनी है? तो लगभग जो औसत वर्षा है वो है 100 सेंटीमीटर। राजस्थान में मुख्यतः कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? तो राजस्थान में मुख्यतः 3 प्रकार की ऋतुएं हमें देखने को मिलती हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ठीक है, जो ग्रीष्म ऋतु है ये मार्च से जून तक है इसका टाइम, और वर्षा ऋतु है ये जुलाई से सितंबर तक, और शीत ऋतु है ये अक्टूबर से फरवरी तक मानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर व गंगानगर जिलों में तापमान हो जाता है 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ये आपको याद रखना है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मियों में यहाँ का तापमान जो पश्चिमी राजस्थान है, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, गंगानगर, यहाँ के जिलों में 40 से 45 डिग्री तापमान पहुँच जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान का सबसे जो ठंडा स्थान कौन सा है? तो वो है आपका माउंट आबू। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका राजस्थान की 90 से 95% वर्षा किस ऋतु में होती है? तो ये होती है आपकी वर्षा ऋतु में। तो राजस्थान में 90 से 95 तक % जो वर्षा हो जाती है वो होती है आपकी वर्षा ऋतु में। राजस्थान में मानसून जिस शाखा से होती है ना, तो वो है आपकी यहाँ पर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से राजस्थान में मानसून होता है। ठीक है, अगला है आपका, राजस्थान में अधिकांश वर्षा मानसून को किस शाखा से मानी जाती है? तो अभी क्वेश्चन आया था, अरब सागर और बंगाल खाड़ी, इन मानसून का ये कारण है दोनों। ठीक है, अरब सागर मानसून शाखा से राजस्थान के किस भाग से अधिक वर्षा होती है? तो अरब सागर से जो वर्षा होती है राजस्थान में, तो वो होती है आपकी दक्षिणी राजस्थान में। ठीक है ना, जो अरब सागर मानसून शाखा से जो राजस्थान में वर्षा होती है वो दक्षिणी राजस्थान में होती है, ये आपको याद रखना है। और वहीं पर राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला पूछा जाए तो दक्षिणी राजस्थान पर सबसे ज़्यादा होती है अरब सागर की वजह से, तो ये आर्द्र जिला भी यहाँ पर यही है, कौन सा? झालावाड़। ठीक है, ये आपको याद रखना है। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो वो कौन सा है? वो झालावाड़ ही है। तो राजस्थान में यहाँ झालावाड़ पड़ता है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है राजस्थान में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जिले में बात करें, झालावाड़ में वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर तक पहुँच जाती है। राजस्थान में सबसे कम वर्षा जो स्थान है वो औसत जिले हैं, वो है आपके यहाँ पर जैसलमेर। तो यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है, जो मात्र 10 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है राजस्थान में। राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो स्थान है वो कौन सा है? तो स्थान की बात करें तो वो आपका माउंट आबू है, जो सुरवी में है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, जो 150 सेंटीमीटर तक पहुँच जाती है। ठीक है,
ये ऐसा स्थान है जो सिरोही में है, ये माउंट आबू नाम की जगह है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। लेकिन जब ज़िले की पूछा जाए सबसे ज़्यादा ज़िले में किस वर्षा होती है, तो वो आपकी झालावाड़ में होती है। ठीक है। राजस्थान के किस भाग से किस भाग की ओर वर्षा लगातार कम होती जाती है? अभी हमने पढ़ा था, जब हम दक्षिणी पूर्वी भाग से जब हम उत्तरी पश्चिम भाग तक जाते हैं तो इधर वर्षा धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी दक्षिणी पूर्वी भाग से उत्तरी पश्चिम भाग तक हम जाते हैं तो वर्षा क्या होती है, कम होती जाती है। अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। शीत ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा जो स्थान है, शीत ऋतु में सर्दियों में, तो सबसे ठंडा स्थान रहता है माउंट आबू। ठीक है, शीत ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू है। पश्चिमी राजस्थान में रेत के अत्यधिक ठंडा हो जाने से तापमान 0 डिग्री तक सेंटीग्रेड तक या फिर इससे कम हो जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में मावट का संबंध, मावट क्या है, तो मावट का संबंध है आपका यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभों से। जो शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभों से राजस्थान सहित उत्तरी पश्चिमी भारत में होने वाली जो वर्षा होती है ना, उसी को कहते हैं मावट। तो ये पश्चिमी जो विक्षोभ है इनको ये मावट कहते हैं। मावट किस फसल के लिए लाभदायक है, तो मावट वजह से जो फसल लाभदायक होती है वो होती है आपकी यहाँ पर रबी की फसल। ठीक है ना। हवाएं जो ऋतु के अनुसार अपनी दिशाएं बदलती हैं वो क्या कहलाती हैं, उनको कहते हैं मानसूनी हवाएं। जो हवाएं ऋतु के अनुसार अपनी स्थितियां बदल लेती हैं, अपनी दिशा बदल लेती है, उन्हें कहते हैं मानसूनी हवाएं। भौतिक दशाओं और मानवीय कार्यों द्वारा जब उपजाऊ भूमि बंजर या रेतीली मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है उस क्रिया को हम कहते हैं मरुस्थलीकरण। ठीक है ना। ये आपके जो भौतिक दशाओं और मानवीय कारणों से हो सकता है, जहाँ उपजाऊ भूमि बंजर और रेतीली मिट्टी में तब्दील हो जाती है, उसी को हम मरुस्थलीकरण कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जल और पवन द्वारा मृदा का कटाव होना कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका अपरदन। मृदा के यदि कटाव हो रहा है जल के द्वारा या फिर पवनों के द्वारा, हवा के द्वारा, तो अपरदन है। ठीक है। मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जो जोड़ने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं उनको हम बोलते हैं समवर्षा वाले क्षेत्र। ठीक है। कितने सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, तो वो बांटती है आपकी यहाँ पर 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर भागों में बांट देती है। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म धूल भरी हवाएं वो होती हैं लू। ठीक है। राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती, तो वो नहीं पाई जाती आपकी ध्रुवीय जलवायु। आर्द्र जलवायु पाई जाती है, शुष्क जलवायु पाई जाती है, अर्धशुष्क भी पाई जाती है, लेकिन ध्रुवीय जलवायु यहाँ पर राजस्थान में नहीं पाई जाती। अगला क्वेश्चन है 69, राजस्थान में कम वर्षा होने का प्रमुख कारण क्या है? राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है, इसका रीजन है आपका अरावली पर्वत का मानसून की दिशा के समांतर होना। अरावली जो पर्वतमाला है ये मानसून की दिशा के समांतर होती है, इसलिए यहाँ का जो राजस्थान में कम वर्षा होने का कारण है। निम्न में से राजस्थान की जलवायु की नियंत्रक है, तो राजस्थान में जो जलवायु की जो नियंत्रक है वो है आपकी यहाँ पर अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला है ये जलवायु नियंत्रण का काम करती है, ये आपको याद रखना है। तो ये थे हमारे 70 क्वेश्चंस जो कि इस चैप्टर से थे। अगली वीडियो में हम अगला चैप्टर होगा हमारा जल संसाधन और संरक्षण। इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे वो हम लेके आएंगे। ठीक है, ये आपको हमारे साथ बना रहना है, जिसमें अपवाह तंत्र है। ठीक है ना, ये चीज़ें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इसके संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो इस वीडियो में देखने को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये थे आज के हमारे 70 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है ये। ठीक है, आप इस वीडियो को अच्छे से देखना है। धन्यवाद सभी का, आपका दिन शुभ रहे।